नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 277 लेकर के। और आज 22 अप्रैल 2024। आज बहुत देर से कहानी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ और उसका कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत था। मेरे आसपास के एरिया में बहुत शोर था डीजे वगैरह का। वैसे आज के कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, ये आज के दौर में हम जितनी भारी भारी बड़ी बड़ी समस्याओं को जो गिनते हैं ना, उसमें एक समस्या ये डीजे वाली समस्या, नॉइज़ पोल्यूशन की जो समस्या है, इसको भी गिनना शुरू कर देंगे। वैसे तो खैर ये समस्या है ही, लेकिन शायद अभी हम इसको लेकर के इतने चिंतित हैं नहीं दरअसल। लेकिन ये बड़ी भारी भरकम समस्या होने वाली है, देखते जाइए। खैर, तो आज लगातार 22वां दिन और आज ही सोचा था मैंने दरअसल कि कहानी का समय थोड़ा जल्दी होना चाहिए, और बताइए आज ही लेट हो गया। हो जाता है ऐसा कई बार। खैर, कहानी आप सबको पसंद आ रही है, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और कुछ साथियों की तो नियमित तौर पर प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। एक हमारे आसाम के भी साथी हैं बपन जी, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी कमेंट बॉक्स में, तो धन्यवाद। एक साथी और है भाई राजाराम विश्नोई जी। अब ये कौन से विश्नोई जी हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, नागौर वाले हैं कि कोई और हैं। इन्होंने एक कमेंट लिखा जो कतई समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा कोशिश करें अपनी बात को स्पष्ट तौर पर लिखें, या फिर वॉइस मैसेज के माध्यम से भी आप कह सकते हैं। खैर, तो बात चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, और बात चलते चलते मुकेश जी पर भी आ गई थी, और उसका क्या परिणाम रहा पहले दौर का वो भी आप सबको बताया। एक बात इसमें छूट गई थी कि ये जब पार्सल आए थे इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, तो इसमें भी एक समस्या थी। डिलीवर करने वाले ने जो है घर तक डिलीवर करने से मना कर दिया। हमने फ़ोन पर उनको एड्रेस वगैरह खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माना और काफ़ी परेशान किया उसने। और आखिरकार हमारे यहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर देने की बजाय यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ उसने जा कर के उसको डिलीवर किया, और फिर हमें पोस्ट ऑफिस ही आने के लिए कहा गया। तो ऐसे में यहाँ पर उन दिनों जयवंती मैडम और प्रिया भी उन दिनों रिकॉर्डिंग कर रही थी जयवंती मैडम के साथ ही। तो प्रिया को ले करके जयवंती मैडम वहाँ पर गए और उस दोनों पार्सल को वो ले करके मेरे घर देने के लिए आए। तो ये भी एक कई बार छोटी मोटी समस्याएं इस तरह की भी हो जाती हैं, लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति काम करता है उसको कितना जूझना पड़ता है। तो अब ऐसे में पार्सल आ गया, वो घर तक डिलीवर भी करना था, लेकिन अनावश्यक परेशानी बढ़ गई और वहाँ पर अपना समय लगाना पड़ा जयवंती मैडम को और प्रिया को। तो ये स्थितियाँ हो जाती हैं कई बार। खैर, तो बात जब ये हुई कि भाई इसमें हाँ एक चीज़ और थी कि एक एक आइटम को जब चेक किया गया, ये भी कल मैं भूल गया था दरअसल। तो मुकेश जी से पहले तो पूरी लिस्ट, रेट लिस्ट दरअसल ली गई कि भाई किसकी क्या कीमत होनी चाहिए। ये मुकेश जी से फ़ोन पर एक एक चीज़ को नोट किया, ओरिजिनल क्या कीमत हो सकती है, उसके बाद में फिर इसको किस हिसाब से लोगों को देना है। और फिर यही सब चीज़ एंट्री करने के लिए जयवंती मैडम को भी कहा गया कि ऑफिस में आपको ये सारी लिस्ट को नोट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब एक दो जगह ऐसा भी हुआ कि हमने दे दिया, बाद में वो कहने लगे भाई ये तो आइटम ठीक नहीं है, ख़राब है। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोगों को तो समझ में आ गया और कुछ लोगों से फिर वापस भी लिया, ऐसा भी हुआ कई बार। तो ये वो सब बातें हैं जो उस दौरान घटित हुई दरअसल। तो अब जब ये
सोचा गया कि कुछ और उपकरण इसमें लाए जा सकते हैं, तो वो ब्लूटूथ स्पीकर्स थे दरअसल, और ब्लूटूथ ही ईयरफोन। और ये तो आप जानते ही हैं, देश में विदेश में सब जगह हर एक अच्छे प्रोडक्ट की, अच्छे ब्रांड की डमी कॉपीज़ तैयार होती हैं। तो ऐसे ही चाहे ब्लूटूथ स्पीकर्स हों, चाहे ब्लूटूथ ईयरफोन हों, तो सबकी डमी कॉपीज़ तैयार होती हैं। तो उसके बाद में दूसरे चरण में 10 ब्लूटूथ स्पीकर्स और 10 ही रियलमी के ब्लूटूथ नेक बैंड आए मुकेश जी की तरफ से, और ये डायरेक्ट उनके ब्रदर के यहाँ से डिलीवर हुए थे हमको। और इसका चार्ज बाकायदा दिया गया था, और 4500 रुपये के, यानी 4500 रुपये के ये 20 आइटम आए थे। 2400 रुपये के तो ब्लूटूथ स्पीकर्स थे और 2100 रुपये के रियलमी ईयरफोन थे। लेकिन दुख का विषय यही कि इतनी मेहनत करने के बाद इस बार तो मतलब रिकॉर्डिंग क्लब का खर्चा भी लगा, और उसके बावजूद भी कुछ 7-8 ब्लूटूथ स्पीकर्स हम दे पाए लोगों को। ये थोड़े साइज़ में छोटे थे, लेकिन आवाज़ वगैरह में ठीक थे, और ऊपर से देखने में बड़े नए जैसे लग रहे थे। लेकिन इसमें भी जो 7-8 हमने लोगों को दिए, उसमें से भी 3-4 में दिक्कत आ गई। और वही, कुछ तो जानने वाले होते हैं, कुछ परिवारजन होते हैं, तो वो ज़्यादा परेशान करते नहीं हैं। तो कुल मिला के इमेज तो ख़राब होती है, तो वो यहाँ भी हुआ। और रियलमी का ईयरफोन तो मुझे लगता नहीं है कि 2-3 के अलावा किसी ने लिए होंगे। तो वो रियलमी के ईयरफोन तो आज भी रखे हुए हैं हमारे पास। ये स्थितियाँ हैं। और वो जो ब्लूटूथ स्पीकर्स थे, उसमें 2-3 जो ख़राब थे वो रखे हुए हैं, बाकी जो निकल गए वो निकल गए। तो ये भी एक कोशिश आप समझिए कि दम तोड़ चुकी थी, यानी नाकाम हो चुकी थी। अब क्या ही करें, जब कोशिश ही नाकाम हो जाए तो फिर मतलब वो कहते हैं ना कि रेस में अकेले दौड़ो तो भी थड़ा जाओ, ऊँट पे बैठो तो भी कुत्ता काट जाए। अब करें तो करें क्या। देश विदेश में, हालांकि देश में तो नहीं लेकिन विदेशों में उन दिनों कोरोना की दस्तक भी आ गई थी। लोगों से मिलना जुलना भी कम हो रहा था। एक ये भी कारण था कि बाद में फिर ज़्यादा इस पर भी हम ध्यान भी नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी बात होता है कि जब कोई काम, बिज़नेस का इस तरह का अगर करना हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है। अब हज़ारों रुपए का सामान ला कर के और फिर इंतज़ार करें कि जी कोई आएगा और लेगा, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही बात है, जो मूल काम है अपना, दरअसल सही मायने में ऊर्जा और श्रम और मन वहीं लगता है। अब अपना मूल काम रिकॉर्डिंग का था, या दृष्टिबाधित साथियों की समस्याओं को सुनना, समझना, समाधान करना, या उनके लिए क्या बेहतर किया जा सके, उसमें लगे रहना। तो कहाँ ये कचौड़ी समोसे और कहाँ ये मोबाइल और ये ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह बेच पाएंगे। तो वही है, कुल मिलाकर के प्रयास ही था, वो प्रयास नहीं सफल हुआ तो अब कोई क्या करे। लेकिन प्रयास सबने किया अपने तरीके से। बाकायदा ऑफिस में दीपक गुर्जर उस समय काम कर रहा था, मेरे स्टूडेंट, और खुद जयवंती मैडम ने और कई लोगों ने जो आइटम थे उनके ऊपर वीडियोस बनाए बाकायदा, कि उन वीडियोस को सुन करके उन ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह की जो खासियतें हैं उसके बारे में लोगों को पता चल सके। लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। तो इतनी मेहनत ऑफिस से की गई, उसके बावजूद भी रिज़ल्ट ज़ीरो, एक तरह से करीब करीब ज़ीरो। और 4,500 रुपये और मतलब इसका जो पोस्ट ऑफिस वगैरह का जो चार्ज था वो सब देने के बाद करीब करीब मतलब 5,000 खर्च करने के बाद 3,000 रुपये भी नहीं उससे जुटा पाए। तो ऐसे में अगर आप समझदार हैं तो फिर समझ में आ जाती है कहानी कि भाई इसका भविष्य तो क्या ही होना है। फिर ये अभी भी कुछ मेरे बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ पोल्यूशन आ ही रहा होगा, पीछे म्यूज़िक वगैरह बज रहा है अभी भी, देखिए आप। तो खैर ये सब चलता रहता है। तो कुल मिलाकर के खुशी इस बात की कि कहानी 22वें दिन आ गई है। तो
इतनी इतनी चीज़ें हैं दोस्तों। अच्छा, ऐसे में एक एक चिंता और रहती है कि अपने कोई ख़ास ही करीबी को अगर अपन दे दें और बाद में उसकी तरफ से मतलब रिश्ते ख़राब होने की नौबत आ जाए तो सोचिए कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। तो एक दो जगह ऐसा भी होने की संभावना थी, लेकिन फिर भी उस चीज़ को मतलब समय रहते संभाल लिया गया। तो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इन सब का हश्र आपने देख ही लिया, सुन लिया। लेकिन मैं सिर्फ बताना इतना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, कि कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ी। और अगर ऐसे में फिर भी सफलता ना मिले तो सोचिए फिर क्या हो। खैर, जो होना है वो हो। लेकिन लेकिन इसमें मैं आज धन्यवाद देता हूँ मुकेश जी का भी, और हमारे टीम के सभी साथियों का, हमारे रीडर्स का, जयवंती मैडम, दीपक भाई, और जो भी उस समय प्रिया वगैरह, सभी ने अपनी तरफ से भरपूर मेहनत की। लेकिन आप केवल कर्म कर सकते हैं दोस्तों, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में तो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, उसके बाद भी मुझे याद आया कि हमने प्रयास किए, उसके बाद भी एक ऐसा नहीं है कि काम जारी नहीं रहा। अभी 2022 में भी मैंने लिस्ट भी मंगवाई, लेकिन अब इस बार क्या है, थोड़े उपकरण मतलब ये स्पीकर्स वगैरह ज़्यादा महंगे थे, तो वो अफोर्ड करने की स्थिति में हम लोग थे नहीं, तो हम लोग मंगवा नहीं पाए। बाकी आगे भी फिर क्या हुआ कि कुछ कुछ आइटम जब डैमेज भी निकल गए, दूसरी बार वाले में भी नए आइटम भी, तो फिर उसके बाद थोड़ा यूँ लगा यार अब इसमें रिस्क है बड़ी। ऐसे ही मंगवाए, मान लो 10-15 हज़ार का सामान और उसमें 2-5 हज़ार का अगर डैमेज निकल जाए तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन कोशिशें की गई काफ़ी बाद तक भी। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप सबको, जनवरी, फरवरी और लगभग 10-12 मार्च के आसपास एडवाइज़री जारी होने लग गई थी कि भैया यात्राओं से बचना है, कोरोना दस्तक दे चुका है। 40-50 हज़ार केस भारत में भी तब तक मिल चुके थे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे कुछ साथियों ने ये सलाह भी दी कि संदीप ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन फिर भी उन सब की सलाह को नज़रअंदाज करते हुए अपने आप को परेशानी में डालते हुए 17 मार्च 2020 को कोरोना का सबसे बड़ा जो वाहक था यानी रेल, तो रेल से एक यात्रा करनी पड़ी। और वो यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण थी उस लिहाज से, क्योंकि तब तक ये नहीं कभी सुना था कि कोई लॉकडाउन जैसी भी चीज़ होती है। लेकिन वो ये रेल यात्रा तो हुई। क्यों हुई, क्यों ज़रूरी था वो रेल यात्रा करना, और क्या सचमुच कोरोना का कुछ खतरा हुआ या नहीं, इसके लिए इंतज़ार करिए। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से कई बार कहते कहते ध्यान भी भंग हो जाता है, तो इंतज़ार कीजिए कि भाई क्यों लोगों की सलाह नज़रअंदाज करके मुझे रेल यात्रा करनी पड़ी, और वो रेल यात्रा थी दरअसल कहाँ की और क्यों इतनी ज़रूरी थी। लेकिन वो रेल यात्रा का असर दोस्तों आज तक है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये आखिरकार 17 मार्च 2020 को ऐसा क्या हुआ था, करेंगे चर्चा, कल तक इंतज़ार कीजिए। बाकी
आज विश्व पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। 1970 से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए और मानव में समझ विकसित करने के लिए इस दिन का बड़ा महत्व है। और हम जाने अनजाने प्राकृतिक संसाधनों का, पृथ्वी पर मौजूद जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त कुछ महत्वपूर्ण धरोहर है हमारे पास, उसका कितना दोहन कर रहे हैं, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। और मुझे लगता है हम लोग तो इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो इस पर भी आप सब अपनी अपनी राय रखिएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए। बाकी आज भारत की जो सबसे बड़ी परीक्षा है, उसमें सिलेक्शन के लिए लाखों युवा अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। कईयों का तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जॉब नहीं मिलती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, सोचिए आज के लगभग 103 साल पहले 1921 में, लगभग 20-21 साल की उम्र में, उस व्यक्ति ने तो उस समय की भारत की क्या बल्कि विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा को ठुकरा दिया था। जो लोग जानते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप ठीक समझे, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने 1921 में आज ही के दिन सिविल सर्विसेज की अपनी नौकरी को ठुकरा दिया था। उस समय हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ये तो आप सब जानते ही हैं। खैर, और मैं कल एक चीज़ भूल गया था दोस्तों, जो बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था, आज बता देता हूँ। अच्छा, पहले तो पृथ्वी दिवस की बता दूं कि इस बार का जो थीम है वो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरा है, आप सब जानते ही हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कल यानी 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा इकबाल का निधन हुआ था। अल्लामा इकबाल के नाम से आप सबको याद आ गया होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। उनके पूर्वज बताते हैं कि ऐसा बताया जाता है कि कश्मीरी हिंदू हुआ करते थे, और शुरू में वे भी राष्ट्रवादी थे, लेकिन बाद में वही मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के निर्माण के बहुत बड़े समर्थक हो गए थे, रहमत अली की बातों से प्रभावित होकर के। खैर, तो वो एक बात अलग है। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है वो भी अल्लामा इकबाल ने ही लिखा है। बहरहाल, लेकिन हम लोग तो बचपन से ही सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा सुनते आ रहे हैं, और हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये कल एक बात थी, और थोड़ी सी बात सेहत से संबंधित कर लेते हैं दोस्तों। सेहत से जुड़ी हुई बात ये है कि हाल ही में हांगकांग में, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग स्वयं दृष्टिबाधित हैं, तो हमारे लिए ऐसे में इन सब बातों पर अवेयरनेस होना और एक दूसरे को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी बातें हमसे छूट जाती हैं। हांगकांग में एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसाले हैं, जैसे सांभर मसाला या फ़िश करी मसाला, इन पर और भी कई तरह के मसाले, उन पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि उनके अंदर भारी मात्रा में एथनिल ऑक्साइड, एक कीटनाशक होता है, वो पाया गया, और ये कैंसर को बढ़ाता है। इससे कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हांगकांग ने तो अभी बैन किया, उससे पहले सिंगापुर भी फ़िश करी मसाला और भी मसालों को, एमडीएच के और एवरेस्ट के, बैन कर चुका है। और अब भारत सरकार ने भी बड़े पैमाने पर इनके सैंपल्स ले करके इनकी जांच के आदेश दे दिए हैं। वो बात एक अलग है कि ऐसी नौबती क्यों आती है, बड़ा वाजिब सवाल है, लेकिन बस वही है, क्या कह सकते हैं। लेकिन ध्यान तो हमें खुद ही रखना पड़ेगा, चाहे हम
जो खुले मसाले होते हैं, खड़े मसाले जो होते हैं, बिना पैकेट बंद जो मसाले होते हैं उनका इस्तेमाल करें या पिसवा करके मसालों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल आप सब इस बारे में मुझसे ज़्यादा जानते होंगे जहाँ तक मैं जानता हूँ। एक और ख़बर बता देता हूँ जिस पर ध्यान आपका नहीं जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा एक कार से संबंधित है। मेरी रुचि कारों में भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक कार कंपनी है सिट्रॉन, फ्रांस की ये कंपनी है। इसकी सिट्रॉन एयरक्रॉस, सिट्रॉन 3, सिट्रॉन 5, इस तरह की कई गाड़ियां हैं, 3-4 प्रोडक्ट हैं भारत में। हालांकि फ़ीचर वाइज ये गाड़ियां बड़ी बेकार होती हैं, कीमत वाइज ये थोड़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन भाई वैसे ही इस कंपनी का एक तो भारत में बहुत बुरा हाल है, इसकी गाड़ियां ज़्यादा बिकती नहीं हैं, बल्कि सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों में इसके लगभग सभी प्रोडक्ट रहते हैं। और इस कंपनी ने अगले 2 वर्ष के लिए, खबर ये है दरअसल जो अब देने जा रहा हूँ, कि इस सिट्रॉन कार कंपनी ने अगले 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है भारत के पूर्व और सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। और लगभग 7 करोड़ में ये सौदा हुआ है। और अगले 2 साल तक सिट्रॉन की गाड़ियों का प्रचार प्रसार करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो पता नहीं सिट्रॉन की किस्मत चमकेगी या नहीं, जो भी हो धोनी को तो फ़ायदा हो ही गया। खैर चलिए, तो फ़िलहाल तो आज इतना ही। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पर अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और मेरे कुछ ख़ास और सब लगभग दोस्तों को ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।